नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतागिरी के परिवार तंत्र से पीछा क्यों नहीं छूट रहा? आज खबरदार में हम इस बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टियों ने चुन चुन कर नेताओं के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को टिकट दिए। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में परिवारवाद से लड़ाई की बात लगातार करते रहे हैं। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय वाले और शहजादी की लड़ाई बनाकर जीत हासिल की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटे, उससे सवाल उठते हैं कि क्या पीएम मोदी की बात बीजेपी ने ही नहीं सुनी, या फिर बीजेपी को चाय वाले से ज्यादा चांदी के चम्मच वाले नेताओं पर ही अब भरोसा है। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था, एक चाय वाले ने ललकार दिया। और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? इस चाय ब्रांड पॉलिटिक्स ने 2014 में देश की उस पॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया था जिसमें नेता बनते नहीं हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। चाय वाले और शहजादी की लड़ाई बनाकर नरेंद्र मोदी ने भारत में नेतागिरी के फैमिली बिजनेस के सबसे बड़े ब्रांड की राजनीतिक मार्केट वैल्यू एकदम से गिरा दी थी। ये परिवारवाद, ये वंशवाद, ये बिरादरीवाद, ये मेरा और तेरा, ये बहुत हो चुका। लेकिन वंशवाद के खिलाफ जो लड़ाई नरेंद्र मोदी ने 2014 में चाय वाले की चुनावी मार्केटिंग से जीती और जिसे जनता ने पसंद करके उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, वो चाय वाली राजनीति 2017 आते आते चांदी के चम्मच वालों पर ही क्यों भरोसा करने लगी? ये सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी के बांटे गए टिकट से उठ रहे हैं। बीजेपी की टिकट लिस्ट में कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को, मुरादाबाद से बीजेपी सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से, कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा से, लखनऊ पूर्व से पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को, मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी को मलिहाबाद से, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र संदीप सिंह को अतरौली से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट मिला। मैं अपने लिए कम से कम कह सकता हूं कि मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, और पहले भी टिकट हुआ, लेकिन हमने खुद रिक्वेस्ट किया था, और उसके बाद में 10 साल तक और आगे में पार्टी के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पर रहते हुए काम किया मैंने। बात सिर्फ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की नहीं है, बात है उस वंशवाद की राजनीति की जिसे भारत के नेताओं ने अपना फैमिली बिजनेस बना रखा है। जैसा ही हर चुनाव में होता आया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हर तरफ नेताओं के रिश्तेदार ही दिख रहे हैं। बीजेपी ने बीएसपी से आए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को रायबरेली की ऊंचाहार से टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर के स्वार से टिकट दिया है। बीएसपी के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई हसनुद्दीन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए है, जो अब किस मुंह से उत्तर प्रदेश में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ बोलेगी, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद की राजनीति के विरोध में बोलते रहे हैं और यूपी के चुनाव में टिकट बांटने से पहले भी ये कहते रहे हैं कि नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट का दबाव न बनाए। A father is relieved of the position of prime minister, that the son or the daughter becomes the heir apparent and occupies the throne of the prime ministership. We have seen this in India since time long. नेता का पुत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीढ़ी ना चढ़े और वो 100वां सीढ़ी डायरेक्टली चढ़ जाए, that is dynasty. अब चुनाव में या तो नेताओं के रिश्तेदार ही टिकट पाते हैं, या फिर वो दल बदलू जो दूसरी पार्टियों में टिकट न मिलने और चुनावी मौसम के बदलने का अनुमान लगाकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दल बदलुओं को पार्टियां बाहें फैलाकर स्वागत करती हैं और टिकट भी बांट देती हैं।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट में 50 से ज्यादा दल बदलू टिकट पाने में कामयाब रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से बीजेपी का टिकट मिला। बीएसपी से बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य से बीजेपी का टिकट मिल गया। 2 दिन पहले बीएसपी छोड़कर आए नंद कुमार नंदी को इलाहाबाद साउथ से टिकट मिल गया। समाजवादी पार्टी से आए विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी ने टिकट दे दिया। अंबेडकर नगर के जलालपुर में एसपी विधायक शेर बहादुर सिंह को टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे राजेश सिंह को टिकट दे दिया। खुशी है कि जनता ने, मेरे क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे सहृदय स्वीकार किया है और मेरी जीत तो मुझे आश्वस्त लग रही है। कांग्रेस में थी तो निष्ठा के साथ लगी थी, बीजेपी में हो तो निष्ठा से। मैं कभी पीठ पीछे वार करने वालों में नहीं। किसी के आने से भारतीय जनता पार्टी में बरकत हुई हो ना हुई हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बहुत बड़ा जनाधार आया है और भारतीय जनता पार्टी को विजय की ओर ले जाने का काम किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ऐसे नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये है चुनावी लोकतंत्र, जिसमें दल बदलुओं से लेकर परिवार की राजनीति ही दिखती है। इस चुनावी राजनीति में जिनके पास वंशवाद की ताकत है, चुनाव के वक्त राजनीतिक आस्थाएं बदलने की मौका परस्ती है, उन्हीं से राजनीतिक दल चुनाव जीतने का भरोसा भी जताते हैं। बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को टिकट बांटने में बीजेपी ने जमकर दरियादिली दिखाई है। फहरिस्त राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह या फिर लालजी टंडन तक ही नहीं रुकती, बल्कि पार्टी के कई सांसद और पूर्व मंत्रियों ने भी अपने बेटे बेटियों, यहां तक कि पोते और पोतियों तक को टिकट दिलवाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का यह परिवारवाद कहां तक जाता है। रीमा परासर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। हमारे देश में नेतागिरी कैसे किसी फैमिली बिजनेस की तरह हो गई है, आइए अब हम आपको ये बताते हैं। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में कम से कम 2 पीढ़ियों वाले 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार हैं। इन परिवारों में 4 पीढ़ियों से राजनीति के फैमिली बिजनेस में 2 राजनीतिक परिवार, गांधी परिवार और हरियाणा में चौटाला परिवार है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति में 8 राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 3 पीढ़ियों से राजनीति को अपना फैमिली बिजनेस बनाया हुआ है। इनमें कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार, महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार, उत्तर प्रदेश का चरण सिंह परिवार, आंध्र प्रदेश का नायडू परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसमें जिला पंचायत सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री तक कम से कम 23 सदस्य राजनीति में हैं। ये भी दिलचस्प है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोधी जो 7 सांसद जीते, उनमें 5 मुलायम परिवार के और 2 गांधी परिवार के रहे। बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, कश्मीर में मुफ्ती परिवार 2 पीढ़ियों से राजनीति में। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हर तरह की राजनीति का वंशवाद का वायरस काफी अंदर तक फैला हुआ है और इसी वर्ष न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा लोक जनशक्ति पार्टी के 73% सांसद राजनीतिक वंश से जुड़े हुए हैं। एनसीपी के 39%, बीजेडी के 38%, कांग्रेस के 37% और बीजेपी के 18% सांसद राजनीतिक फैमिली से जुड़े हैं। सबसे कम वंशवाद वाले 15% सांसद सीपीएम और सीपीआई से और 11% सांसद टीआरएस से हैं। 2004 की लोकसभा में 20%, 2009 में 30%, 2014 में 22% सांसद राजनीतिक वंश से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे। हालांकि अब यह भी सामने आया है कि 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 5% लोकसभा क्षेत्रों में लगातार राजनीतिक वंश वाले सांसद चुने गए। इसका मतलब यह हुआ कि जनता को राजनीति का फैमिली बिजनेस ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में वंशवाद राजनीति पर हावी है। आइए अब हम आपको उन देशों के बारे में भी बता देते हैं जहां परिवारवाद का राजनीति पर जबरदस्त कब्जा है और उन देशों के बारे में भी आइए बताते हैं जहां राजनीति में परिवारवाद न के बराबर है।
जापान, आइसलैंड, आयरलैंड में 1/3 सांसद राजनीतिक वंश से जुड़े हुए हैं। फिलीपींस में 50 से ज्यादा सांसद फैमिली बिजनेस वाले हैं। बेल्जियम, इजराइल, अमेरिका में 6 से 11% सांसद ही राजनीतिक फैमिली से जुड़े हैं। कनाडा में सबसे कम 3% सांसद राजनीतिक फैमिली से किसी न किसी तरह जुड़े हैं और उनका कहीं न कहीं कनेक्शन है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको -40 डिग्री में हिम सैनिकों से मिलवाएंगे जो हमारे देश की सीमा की। एक बार फिर से आपका खबरदार में, और अब खबरदार में हम आपको -40 डिग्री तापमान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली ट्रेनिंग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये आईटीबीपी जवानों की वो ट्रेनिंग है जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि बर्फीली सीमा की रक्षा करना कितना चुनौतीपूर्ण और जान जोखिम में डालने वाला काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। ये ट्रेनिंग आपके लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने औली के आईटीबीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर शूट की है। आज उनके बेस कैंप से उस जगह पर पहुंच रहा हूं जहां पर खास तौर पर इन जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और बनाए जाते हैं सफेद कमांडो। भारत माता की जय! ये काफी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसमें ढल जाते हैं हम लोग। यहाँ इतना ठंडा क्लाइमेट है, फिर भी हम यहाँ से चढ़ाई चढ़कर आते हैं। पहले तो हम इनिशियली यहाँ से फिट होते हैं, जैसे हम पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। यहाँ हमको सारे सिखलाई देते हैं जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं। वैसे हाइट से के इलाकों से आ रखे हैं और हमारे को सांस लेने में दिक्कत इसलिए भी होती है क्योंकि जो हाइट वाला इलाका होता है वहाँ एक्चुअली में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि यहाँ 7 दिन पहले या 15 दिन पहले बुला लिया जाता है ताकि हम यहाँ पर एक्टिवाइज हो सके। ये आईटीबीपी जवानों की वो ट्रेनिंग है जो उन्हें फौलाद बनाती है और हमारी सरहदों को महफूज। ये आईटीबीपी का औली स्थित ट्रेनिंग सेंटर है जहां जवानों को खून जमा देने वाली सर्दी में दुश्मनों का सामना करना सिखाया जाता है। भारत चीन सीमा पर तैनात करने वाले कमांडो को कुछ इस तरीके से ऐसे स्थानों पर उनको तैयार किया जाता है जहां बर्फ ही बर्फ होती है, जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उस इलाके में इन जवानों को तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां बर्फ की चादर एक तरफ से फैली हुई है और इस बर्फ के चादर यानी कि इस बर्फीले इलाके में इन कमांडो को तैयार किया जाएगा। आज तक पर आप -40 डिग्री में दुश्मनों को छक्के छुड़ा देने वाली ट्रेनिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कई फीट मोटी बर्फ में इन जवानों को स्कीइंग सिखाई जाती है, जो कि दुश्मनों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। बर्फीले इलाकों के जो कमांडो होते हैं उनके लिए ऑपरेशन करना भी काफी कठिन होता है। इसके लिए इन कमांडो को खास तौर से कपड़े दिए जाते हैं और अलग तरीके के इनके पास जूते होते हैं। हालांकि इस वक्त ये कमांडो जो बर्फीले इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए इसकी रनर दिया गया है और इसमें ठंड न लगे उसके लिए आधुनिक तरीके के इनको जूते मुहैया कराए गए हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इन जवानों के पास जो गॉगल दिए गए हैं ये स्नो गॉगल हैं और ये जवान जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं पहाड़ी इलाके में जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, उस दौरान ये पहले चढ़ाई इस तरीके से करते हैं। इसकी जो रनर इनके पास होता है उससे धीरे धीरे करके एक एक पग आगे बढ़ते हैं। लद्दाख और अरुणाचल में चीन से जुड़ी सैकड़ों मील लंबी हमारी बर्फीली सीमा की जलवायु जानलेवा होती है। ऑक्सीजन ना के बराबर, तापमान सालों भर शून्य से नीचे, फेफड़ों में पानी भर जाने का
खतरा, शरीर के हिस्सों के सुन्न पड़ जाने का खतरा। स्पेशल ट्रेनिंग ही इन जवानों को जाबाज बनाती है। इसके लिए हमें बेसिक जो मैन ट्रेनिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इक्विपमेंट है हम उनका भी यूज़ करते हैं। साथ साथ में हम जो स्नो का हमारा सामान दिया जाता है और जो टेम्परेचर आ जाता है उसको क्लाइमेटेशन किया जाता है पहले यहाँ पे। उसके हिसाब से जब हम यहाँ पे आते हैं तो क्लाइमेटेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, फिर हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले तो हमारे को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो हाई एल्टीट्यूड के अनुसार हमारे को एक्लामेंटाइजेशन किया जाता है हर जवान को। सबसे पहले हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें उनकी बॉडी की कंडीशनिंग करके और उनको फौज के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो अलग अलग तरह की जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जैसा आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे स्कीइंग की ट्रेनिंग हो रही है, इसी संस्थान में हम पर्वतारोहण से संबंधित, राफ्टिंग से संबंधित ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं। उसमें भी हम पहले इनको बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं जो लगभग 2 महीने का कोर्स होता है। उसमें बॉडी की कंडीशनिंग और बेसिक जो माउंटेनियरिंग, स्कीइंग की जो स्किल्स होती है वो बताई जाती है। उसमें फिर उसके बाद इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। औली के इस ट्रेनिंग सेंटर में 108 जवानों को जंग की तमाम बारीकियां सिखाई जा रही हैं। बर्फीले इलाकों में दुश्मन की बारूदी साजिश को कैसे नेस्तनाबूद करना है, इन्हें यह भी सिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फीले इलाकों में ब्लास्ट किया गया है। यहाँ पर संदिग्धों के होने की जानकारी थी और उसके बाद इस पूरे इलाके में घेर करके आईटीबीपी के जवानों ने इस पूरे इलाके को, जहाँ पर ऑमिनेशन होने की जानकारी थी, उसको नष्ट किया है। अब यहाँ पर दरअसल जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जवान किस तरीके से, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस घटना को खत्म कैसे करना है, उसके लिए विशेष तौर पर इन आईटीबीपी के कमांडो को ट्रेन किया जा रहा है। दुश्मनों को घेर कर उन्हें गाजर मूली की तरह काट देने में ये जवान दक्ष होते हैं और इसका श्रेय इस खास किस्म की ट्रेनिंग को जाता है। दरअसल स्कीइंग के जरिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बेहद कठिन होता है इस बर्फीले इलाकों में इनका जाना, लेकिन ये जवान इतनी बेहतरी से ट्रेंड होते हैं कि ये पूरी तरीके से उस जगह को घेर लेते हैं जहां पर दुश्मन के होने की आशंका होती है। आप देख रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान उन जगहों पर घेर रखा है जहां पर दुश्मन के होने की आशंका है और उस पूरे इलाकों को इन्होंने घेरा हुआ है। जानकारी यह है कि इस पूरे इलाके में बहुत सारे हथियार और ऑमिनेशन छिपाया हुआ है और इन हथियारों को नष्ट भी करना है इनको। मीलों लंबी और कई फीट मोटी बर्फ में इन वजनी स्कीइंग इंस्ट्रूमेंट को पहनकर चंद कदम चलना भी हमारे और आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये इनकी ट्रेनिंग का कमाल है कि हिमालय में ये हवा की तरह उड़ते हैं। बर्फीले इलाकों के ये वो हिमवीर हैं जो यहाँ पर बर्फीले इलाकों में ऐसे स्कीइंग करके ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। मैं भी हालांकि कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्कीइंग किस तरीके से होती है, लेकिन ये जवान जो हैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके हाथों में स्कीइंग रन है, इनके हाथों में वो स्टिक है जिसका इस्तेमाल ये सारे जवान करते हैं। आंखों में ये स्नो गॉगल लगा करके रखते हैं और इन्हीं स्नो गॉगल के जरिए जब बर्फीली हवा चलती है तो इनकी आंखों में कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये बर्फीली हवा से इनको बचाता है। औली में आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। आपने आईटीबीपी के जवानों की बेहद सख्त ट्रेनिंग देखी, लेकिन आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे ये जवान अपने घरों से दूर रहने की मुश्किलें कैसे झेलते हैं। यह आईटीबीपी के जवानों का इमोशनल पहलू है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में इन्हें चंद घंटे ही ऐसे मिलते हैं जब इन जवानों के पास अपने घर वालों से बात करने का मौका होता है। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों, क्या कहना है देश। नसों में बहती देशभक्ति इन जवानों को इस सर्द मौसम में लड़ने की ताकत देती है। अपनों से दूर खून जमा देने वाली सर्दी में घर की याद तो आती है, लेकिन फर्ज सामने आ जाता है। बात होती है, कहीं कहीं ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, नहीं तो ऐसे हर जगह बात हो जाती है। अपना फौज का डीएसपीटी है जिससे हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी कोई बातें करना हो तो जैसे आपने बताया डीएसपीटी फ़ोन होता है हमारे पास,
उस फ़ोन के जरिए हम बात करता है। वो बोलते हैं बेटा कैसा है, वहाँ तो स्नोफॉल हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ कैसे रहते हैं। मैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सब कुछ फैसिलिटीज़ है, बढ़िया है, बस उनको थोड़ा मतलब मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो पेरेंट्स है। औली के इस ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान को ऑल राउंड प्रशिक्षण दिया जाता है। जवानों को सबसे पहले 0 डिग्री तापमान के नीचे जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले उन्हें कम तापमान में रहने को अभ्यस्त किया जाता है, फिर हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण में पूरी तरह दक्ष किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। माउंटेन वॉरफेयर यानी पर्वतीय युद्ध में खास तौर से प्रशिक्षित किया जाता है। रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और ग्लेशियर ट्रेनिंग पर भी फोकस होता है। फॉरेस्ट वॉरफेयर यानी जंगलों में कैसे लड़ा जाए, इसके गुर सिखाए जाते हैं। दुश्मनों पर छिपकर धावा बोलना यानी गुरिल्ला लड़ाई के कौशल सिखाए जाते हैं। कि जो कंडीशनिंग और ट्रेनिंग होती है इतनी टफ होती है कि किसी भी समस्या का, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल वहाँ पर ये आता है कि -40 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है, एवलांच आते हैं, वहाँ पर अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, उस दौरान जवान अपने आप को सुरक्षित कैसे रखता है? देखिए, ये प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो मैंने कहा ही हमारा सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर अवलांच आएगा तो उसको कैसे, अवलांच से कैसे बचना है। हम नदी क्रॉस कर रहे हैं, उससे कैसे बचना है, क्योंकि बहुत जैसे हम अरुणाचल में का आपको जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ पे नदी का बहाव इतना तेज़ होता है कि लोगों को और अभी उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग बह भी जाते हैं, फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो उसके लिए हम जैसे राफ्टिंग में नदी क्रॉस कैसे किया जाता है, अभी आपको दिखाएंगे एवलांच से कैसे बचा जाता है। एवलांच में अगर आ जाता है तो उसके इंडिकेशंस भी होते हैं, हमको पता लग जाता है, थोड़े इंडिकेशंस होते हैं कि एवलांच आ सकता है। बर्फीली सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में हिम्मत और हौसले के साथ इन जवानों का मददगार होता है वो पहनावा जो खास तौर पर इनके लिए तैयार किया जाता है। हाइट के हिसाब से ही आप लोगों को आगे ट्रेंड किया जाता है। खतरा कितना होता है वहाँ पर, उस खतरे से निपटने के लिए आप कितना तैयार रहते हैं? इसके लिए हम जो हमारा इक्विपमेंट है आधुनिक जो है, उसमें हर तरफ से हमारे पास इक्विपमेंट है। जैसे कोई एवलांच आ गया या कोई ट्रैप्स हो गया तो उसमें हम हर तरीके के जो इक्विपमेंट है उससे पता कर सकते हैं कि हमारे जवान किधर जा रखे हैं और कहाँ जाना है हमें, उस रास्ते का हमें क्लियर पता होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। जो हमारा इक्विपमेंट है आधुनिक जो है, उसमें हर तरफ से हमारे पास इक्विपमेंट है। जैसे कोई एवलांच आ गया या कोई ट्रैप्स हो गया तो उसमें हम हर तरीके के जो इक्विपमेंट है उससे पता कर सकते हैं कि हमारे जवान किधर जा रखे हैं और कहाँ जाना है हमें, उस रास्ते का हमें क्लियर पता होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। जवानों को पूरी तरह प्रशिक्षित करने में 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं और फिर देश की सरहद को वो सरताज मिलते हैं जिनके रहते दुश्मन नजरें उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बद्री विशाल की जय। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि आईटीबीपी के जवान किस तरीके से तैयार होते हैं। -40 डिग्री तापमान में अगर इनको सरवाइव करना होता है तो उसके लिए इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। दरअसल हाई एल्टीट्यूड में जो अलग अलग जगहों पर देश के इलाके हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और इस ऑक्सीजन की कमी के चलते इनको हाइपोक्सिया और दूसरी बीमारी हो जाती है। इन तमाम चीज़ों से लड़ते हुए भी हमारे जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं और ये जवान उन देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देते हैं। औली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और आइए हम आपको अब आईटीबीपी के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हैं। आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स है जिस पर करीब 3448 किलोमीटर की बर्फीली सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। आईटीबीपी काराकोरम दर्रे के लिपुलेख दर्रे और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबी सीमा की रक्षा भी करता है।
आईटीबीपी के ओली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अब तक 19,250 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है। आईटीबीपी ने अपने 16,586 जवानों के अलावा सेना के 360 और एयरफोर्स के 126 जवानों को भी ट्रेंड किया है। ओली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नेपाली सेना और बीपीआरएनडी के जवान भी ट्रेनिंग लेते हैं। जब भी भारत का कोई दल अंटार्कटिका दौरे पर जाता है तो उसे ओली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग दी जाती है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा देखते रहिए आज तक।